कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 9, किया और कार्गो गैंग का आमना सामना। रात के अंधेरे में समंदर के बीचों बीच एक काफी बड़े शिप में कई सारे हथियारबंद लोग निगरानी कर रहे थे। सिर्फ काफी बड़ा था, वही शिप के अंदर काफी बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए थे। तभी अचानक की वहां की लाइट बार बार चालू बंद होने लगती है। ये देख वहां के गार्ड अपने एक्शन में आ गए। एक गार्ड दूसरे से बोला, ये जाकर देखा तो ये लाइट को क्या हो रहा है। ये सुन दो गार्ड्स वहां के लिए चले गए। अचानक से सारी लाइट्स बंद हो गई, जिस वजह से पूरे शिप पर अंधेरा छा गया। सभी गार्ड अपने हाथ में बंदूक पड़े इधर उधर देखने लगे। उनका लीडर, ये लाइट को क्या हो गया? तभी सभी के कान में किसी के दर्द से चिल्लाने की आवाज आई। यह सुन सभी घट सकते में इधर उधर देखने लगे, पर अंधेरे में उन्हें अपना खुद का शरीर भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। लीडर चिल्लाते हुए, क्या हो रहा है यहाँ? अचानक से वह लोगों की चीखने की आवाज गूंजने लगी। बहुत से लोग जो काफी दर्द भरी आवाजों में चीखे जा रहे थे। आवाज काफी ज्यादा दर्दनाक थी। लीडर घबरा कर अंधेरे में फायरिंग करते हुए, कौन है बे यहाँ जो अंधेरे में छुपकर वार कर रहा है? साला हिम्मत है तो बाहर निकाल। वह बोल तो रहा था, पर उसके सर से ठंडा पसीना बह रहा था। तभी धीरे धीरे वहां की लाइट चालू होने लगती है। अचानक लीडर की आंखें भय से बड़ी हो गई। उसके कदम लड़का कर 3-4 कदम पीछे हो गए, जिससे वह जमीन पर धमम से गिर गया। पर उसकी आंखें अभी भी खौफ से सामने मौजूद इंसान को ही एक तक देखे जा रही थी, जिसे देखकर उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सामने खड़ा शख्स, जिसने अभी पूरा ब्लैक लॉन्ग कोट पहन रखा था, जो हवा के वजह से उड़ रहा था। हाथों में ब्लैक ग्लव्स थे, जिस पर डायमंड से एक क्वीन के क्राउन का सिंबल बना हुआ था। ब्लैक कलर का कोट दीपाए, जिसमें अभी सिर्फ मौत ही मौत नजर आ रहा था। चेहरे पर ब्लैक मास्क, जिसे लगभग उसके आधे से ज्यादा चेहरे को कवर कर रखा था। और सबसे ज्यादा भयानक उनके हाथों में मौजूद कटार, जिसमें एक शेर का खुला हुआ मुंह बना हुआ था। गार्ड लड़खड़ाते हुए आवाज में, काका कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुनकर क्वीन जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि उसे लीडर के हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसे ठंडा पसीना आने लगता है। तभी अपनी बेहद डरावनी आवाज में पी बोलती है, अंडरवर्ल्ड पर अपनी हुकूमत का खौफ फैलाने वाली क्वीन। जी हाँ, यह और कोई नहीं बल्कि हमारी क्वीन है, जो पूरी दुनिया में अपनी रुडनेस के लिए जानी जाती है। बड़े बड़े माफिया गैंग के लोग सिर्फ उनके नाम से ही कांपने लगते हैं। यह अपने क्रूरता के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। आज तक क्वीन का चेहरा किसी ने नहीं देखा, क्योंकि आज तक क्वीन का चेहरा देखने वाला जिंदा ही नहीं बचा। क्वीन की पहचान उसका ये शेर का खुला हुआ मुख वाला खंजर है, जो आज तक कितनों के खून से नहाया है, किसी को नहीं पता। वह लीडर अपने चारों तरफ देखा है, उसके चारों तरफ खून और लेज बिखरी हुई थी, और उसके बीच कई सारे काले कपड़े पहने हुए आदमी खड़े हुए थे। पूरी शिप को क्वीन के लोगों ने घेर रखा था। अचानक लीडर क्वीन के पैरों में गिर जाता है। क्वीन, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया।
पर इससे पहले वह क्वीन को छू भी पता क्वीन के आदमियों ने उसे पकड़ लिया जिससे वह क्वीन को नहीं छू पाया। क्वीन उसे अपनी काली गहरी नजरों से घूर रही थी। तभी क्वीन का खास आदमी पासा बोला, तेरी इतनी औकात नहीं जो तू क्वीन को भी छू सके। अब तूने क्वीन को टच करने की गलती की है तो उसकी सजा तो तुझे मिलनी चाहिए ना। ये सुन वह कांप गया क्योंकि पूरा अंडरवर्ल्ड पासा के क्रूएल पनिशमेंट से वाकिफ था। पासा किसी को मारता था तो वह इतनी भयानक तरीके से मरता था कि सुनने वाले की भी रूह कांप जाती थी, तो देखने वालों का क्या हाल होता था उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। वही लीडर थोड़ी हिम्मत करके बोला, ना ना नहीं, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। मैं कार्गो गैंग का आदमी हूँ, मुझे मार तुम लोग कार्गो गैंग से दुश्मनी मान नहीं लगे। ये सुन पासा डेविल स्माइल करते हुए अपने कमर से खंजर निकाल उसके गले पर फिरते हुए बोला, चल ठीक है, देखते हैं तेरे कार्गो गैंग में कितनी ताकत है। इतना बोल उसके झट से उसका गला काट दिया। वह लीडर दर्द से चीख पड़ा, पैसा अपने आदमियों से इस समंदर में फेंक दो, अब थोड़ा मछलियां भी भला कर ले। ये सुन उसके आदमियों ने उसे लीडर को नीले गहरे समंदर में फेंक दिया। पाशा थोड़ा उदास होकर एक गांड के कंधे पर कोहनी टिकट हुए बोला, यार मैंने उसे कितनी आसान मौत दी, मजा नहीं आया। अब मुझे अपने कैरेक्टर की तरह कुछ तो क्रूएल होना चाहिए था ना। उसके साथ वह कितनी आराम से मारा, मैंने तो उसे तड़पता हुआ देखा ही नहीं। जब तक वह तड़पता नहीं तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आता। अब मैं अपने दिल को चैन लाने के लिए क्या करूं। इतना कहकर वह उसे आदमी की तरफ देखा है। वही उसके आंखों का इशारा समझकर वह आदमी डर से कांप जाता है और मन ही मन सोचता है कि अरे बेवकूफ इंसान, मैं तो तुम्हारा ही आदमी हूँ, तुमने उसे मारा, वह दुश्मन था, लेकिन मुझे क्यों ऐसी गंदी नजरों से देख रहे हो। फिर वह डरते हुए बोला, पाशा सर, हम तो आपके आदमी हैं। उसकी इतनी घबराहट भरी आवाज सुनकर पसा जोर जोर से हंसने लगा। वही क्वीन सबसे अलग शिप के बाहर काली अंधेरी रात को देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। क्वीन, ये तो बस शुरुआत है, आगे तो पूरा फिल्म बाकी है। ये तो उसका एक छोटा सा ट्रेलर था। ये बोल उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। क्वीन वहां से बाहर निकलते हुए अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देती है कि यहाँ के सभी माल को उठा लो और इस शिप को पानी में डुबो दो। इतना कहकर क्वीन वहां से जाने लगती है। जाते वक्त क्वीन अभी भी वही सीटी बजा रही थी जिसे सुनकर वहां खड़े क्वीन के आदमी कांप जाते हैं। क्वीन वहां से निकल जाती है। एपिसोड 10, किया का ऑफिस जाना। दूसरा दिन बहुत सारे लग्जरियस गाड़ियों का काफिला एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने रुकता है। वह बिल्डिंग 80 मंजिले की थी। गाड़ी के रुकते ही चारों तरफ से गाड़ी से बॉडीगार्ड निकलने लगते हैं। बीच की एक लग्जरियस गाड़ी से एक एरोगेंट फिगर निकलता हुआ दिखाई देता है। ये और कोई नहीं, हमारी क्वीन है। आज यह अपने ऑफिस को चेक करने आई है क्योंकि स्क्रीन के असिस्टेंट ने उसे बताया कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वैसे तो सारा काम उसका दोस्त याका को, उसका दोस्त कम भाई, उसके चौथे दादाजी का बेटा पार्थ राजपूत ही संभालता था। राजवीर राजपूत दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक थे। इनके अंदर बिजनेस करने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। इसे लोग अक्सर मिलने के लिए तरसते रहते थे, पर यह ज्यादा किसी के सामने नहीं आते थे। ये काफी कड़क मिजाज के इंसान थे। उनके बेटे का नाम आशीष राजपूत और उनकी बहू का नाम नव्या राजपूत था। इन्हीं का बेटा पार्थ राजपूत था जो कि किया को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करता था। उसकी अपनी कोई बहन नहीं थी, इसलिए वह किया से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और यह किया के बारे में सब कुछ जानता था।
वह क्या बिजनेस करती है? वह एक माफिया डॉन है और उसके कौन कौन से बिजनेस कहां कहां फैले हुए हैं, इन सब के बारे में पार्थ को अच्छे से पता था, क्योंकि पत ने उसे अपनी कसम देकर मजबूर किया था कि वह अपनी सारी बातें उससे शेयर करे। वह नहीं चाहता था कि किया किसी मुसीबत में कभी फैंस वह सब कुछ जानता रहेगा तभी किया की हेल्प कर पाएगा। ये सब बात किया भी अच्छे से जानती थी, इसलिए वह कभी कोई बात पार्थ से नहीं छुपती थी। बिजनेस के अलावा पार्थ अंडरवर्ल्ड की दुनिया से भी जुड़ा हुआ था और उसके और भी बिजनेस थे जो आगे चलकर आपको पता चलेगा। अब आगे किया जैसे ही अपने घर से नीचे उतरती है, चारों तरफ से उसके बॉडीगार्ड उसे घेर लेते हैं। किया सर से पांव तक पूरी ढकी हुई थी, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी मास्क से ढका हुआ था, सिर्फ दिखाई दे रही थी तो उसकी ग्रीन आई। किया एक साइड बने अपने पर्सनल लिफ्ट से 75 फ्लोर पर चली जाती है। इस फ्लोर पर किया का पर्सनल रूम बना हुआ है जहाँ सिर्फ किया जा सकती है और जरूरत पड़ने पर पार्थ जाता था। कुछ बॉडीगार्ड नीचे ही रुक जाते हैं और कुछ बॉडीगार्ड किया के साथ ऊपर जाते हैं। वह उसके पर्सनल ट्रेड बॉडीगार्ड थे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे। ये किया के साथ हमेशा रहते थे कि क्या अपने केबिन के अंदर चली जाती है और गार्ड वहां फ्लोर पर चारों तरफ फैल जाते हैं। किया केबिन का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाती है, पत उसे देखकर एक बड़ी सी स्माइल देता है और वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। क्या उसके पास पहुंचती है तो पार्थ उसके पास आकर प्यार से उसके सर पर हाथ फिरकर बोलता है, बच्चा तुम आ गई, कैसी हो? बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। किया भी प्यार से पार्थ के गले लग जाती है, फिर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं काम में थोड़ा बिजी हो गई थी इसलिए आपसे नहीं मिल पाए, इसके लिए सॉरी। पार्थ जल्दी से उसके हाथों को पकड़कर कहता है, अरे नहीं किया, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे पास कितना काम रहता है, फिर भी मुझे तुम्हारी टेंशन लगी रहती है। बच्चा तुम अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखा करो, देखो तो तुम कितनी दुबली हो गई हो। फिर वह किया को उसकी चेयर पर बैठता है और उसके लिए कुछ स्नैक्स और काफी लेकर आता है और किया को खाने के लिए कहता है। किया भी अपने भाई के इस प्यार को देखकर कुछ नहीं रहती और वह चुपचाप खाने लगती है। सब कुछ फिनिश करने के बाद किया अपने भाई से पूछता है, भाई क्या बात है, आपने मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया है? उसका भाई बोलता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है? तुमने जो डिजाइन बनाई थी वह डिजाइन की कॉपी किसी ने चोरी से हमारे अराइवल कंपनी को बेच दी है और मुझे अपने खुफिया एजेंट से पता चला है कि हमसे पहले वह अराइवल कंपनी उसे ऑफिशियल करने वाली है। अगर ऐसा हो गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इतना सुनने के बाद किया का तो दिमाग ही घूम जाता है कि ऐसा कौन हिम्मत वाला पैदा हो गया है जो माफिया क्लीन की कंपनी से उसका पर्सनल डाटा चोरी कर सकता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है पर वह अपने गुस्से को दबाकर बस हुम कहती है। थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर वह पत से पूछता है, क्या आपने मान्य से बात किया? पार्थ ने हमें सर हिला दिया। पार्थ ने बताया कि जिस वक्त उन लोगों ने ये काम किया है उसे वक्त ऑफिस का पूरा कैमरा बंद था और यह काम अंधेरे में किया गया था जिससे वहां डर लगे कैमरे ठीक से कैप्चर नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको मान्य का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मान्य एक बहुत बड़ा हैकर है, इसकी एज महज 20 साल है। ये किया को बिल्कुल एक मरे हुए हालत में मिला था। किया जब अपने काम से लौट रही थी तो रास्ते पर वह किसी की लाश देखकर रुक जाती है। वह अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर देखती है तो एक खूबसूरत सा मासूम सा दिखने वाला लड़का बिल्कुल मरे हुए हालात में सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। किया को पता नहीं क्यों उसे देखकर दया आ जाती है।
फिलहाल किया के अंदर किसी भी प्रकार के कोई इमोशन नहीं है, वह किसी पर जल्दी दया भी नहीं करती है, पर उसे लड़के की हालत देखकर अपने पिछले जन्म की याद आ जाती है और वह ना चाहते हुए भी उसकी ओर बढ़ जाती है। वह पास जाकर उसे लड़के के हाथों को उठाकर उसकी नब्ज को चेक करती है, उसकी ने नहीं चल रही थी। फिर वह धीरे से उसके सीने पर हाथ रखकर देखी है, वहां पर उसके दिल की धड़कन हल्के हल्के से धड़क रही थी। उसकी धड़कन इतनी ज्यादा धीमी थी कि कोई भी डॉक्टर या इंसान बाहर से उसे चेक करके नहीं बता सकता था कि वह अभी जिंदा है, लेकिन किया एक मिरेकल डॉक्टर भी थी, इसलिए उसे इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पता था। वह समझ सकती थी कि इस लड़के को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, वह अभी इसे बचा सकती है। ये सोचकर उसने उसे लड़के को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और अपने गाड़ी में ले जाकर पीछे लेटा दिया और तुरंत वहां से गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पीड में अपने बंगले की ओर बढ़ा दी। उसने उसका इलाज किया, उसे ठीक होने में पूरे 1 साल लग गए थे, क्योंकि उसके शरीर के सारे हड्डियों को तोड़ दिया गया था। उसके शरीर में जख्म भी इतने गहरे थे कि जिसे भरने में बहुत वक्त लगने वाला था, पर किया की दवाएं का असर था कि वह जल्दी ही ठीक हो गया, पर उसे अभी पूरी तरह से अपने पुराने रूप में आने को पूरा 1 साल लगने वाला था। इस दरमियान मान्य ने अपने साथ हुए हादसे को किया को बताया था। किया को सुनकर यह बहुत दुख हुआ कि उन लोगों ने इसे किस तरह से मारा, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस 1 साल में किया ने उसे बिल्कुल अपने भाई की तरह ट्रीट किया था, वह खुद उसका ध्यान रखती और उसके साथ कुछ समय भी बिताती। किया के साथ रहते रहते अब मान्य को भी पता चल गया था कि किया बहुत ही अच्छी है। वह भले ही ज्यादा ना बोलती हो, पर वह हमेशा सभी का बहुत ख्याल रखती है। उसके मन में हमेशा यही बात आती कि जब वह मुझ जैसे अनजान का इतना परवाह कर सकती है, तो वह अपनों के लिए किस हद तक जाती होगी। मन किया को भगवान का दर्जा देता था, अगर भगवान से बादा भी कोई होता तो शायद मान्य ने किया को इस पद पर बिठाकर रखता। मान्य का पूरी दुनिया में किया के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मानन ने हमेशा किया के साथ ही रहता था। किया ने भी मन के सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया था, इस वजह से अब मान्य को किसी से कोई खतरा नहीं था, तो किया भी मान्य की ओर से एकदम निश्चिंत हो गई थी। तो दोस्तों, ये हो गया मान्य का इंट्रोडक्शन। अब हम अपनी कहानी पर चलते हैं। पार्थ की बातों को सुनकर किया अपना सर हाँ में हिलती है और अपना लैपटॉप निकालकर अपने सामने खोलकर बैठ जाती है। लैपटॉप पर उसकी उंगलियां बिल्कुल किसी नृत्य की तरह नाचने लगती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ उसकी उंगलियों की परछाई ही दिखाई पड़ रही थी, बाकी यह नहीं समझ में आ रहा था कि वह कर क्या रही है। कुछ ही देर बाद किया ने एंटर का बटन दबाया। सामने एक सीन चलने लगा। इसमें 2 आदमी चुपचाप ऑफिस के अंदर घुसते हैं और वह रूम के उसे बड़ी से ड्रॉ के पास जाते हैं, उसमें लगे लॉकर का पासवर्ड उसमें डालते हैं और वह लॉक खुल जाता है। फिर वो दोनों उसमें से फाइल निकलते हैं, अपने फोन से टॉर्च जलाकर उसे फाइल को अच्छे से पढ़ते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि यह वही फाइल है, तो वह फाइल लेकर चुपचाप लॉकर को इस तरह से बंद करते हैं। अभी अंधेरे की वजह से उनके फेस ठीक से रिवील नहीं हो रहे थे। तभी किया अपने लैपटॉप पर कुछ करती है और वह अंधेरा एकाएक साफ हो जाता है, जिसमें उन दोनों के फेस बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह और कोई नहीं, उनकी कंपनी के मैनेजर जो कि टॉप डिपार्टमेंट के थे, अमर और मानिक चंद थे। किया जैसे ही उनका चेहरा देखती है, उसके हाथों की मुट्ठियां बंध जाती है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह तुरंत एक मीटिंग 5 मिनट के अंदर अरेंज करने को पद से कहती है। 5 मिनट बाद मीटिंग रूम में कंपनी के सभी बड़े एम्प्लॉय जो कंपनी में बड़े पोस्ट पर थे बैठे हुए थे। उनके चेहरे से ठंडा पसीना आ रहा था, उनके अंदर बहुत ज्यादा डर भरा हुआ था। वह जानते थे कि उनका बॉस बहुत ही क्रूएल है, पर उन्होंने कभी अपने बॉस को देखा नहीं था।
तभी एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है और मीटिंग रूम के अंदर 3 परछायां आती हैं। जब सभी अपना सर उठाकर देखते हैं तो सामने एक लड़की और 2 लड़के थे। लड़की पूरी तरह से मास्क से ढकी हुई थी जिसका चेहरा कोई नहीं देख सकता था, और लड़का पथ और उसका सेक्रेटरी जीव था। ये तीनों अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी पूरे कमरे में एक ठंडी मगर रोकदार आवाज घूमती है। किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है जिसने हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की? इतना सुनकर सभी अंदर से कांप गए क्योंकि यह आवाज बहुत ही डरावनी लग रही थी। 1 मिनट के लिए पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया। किसी के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। सभी ने अपनी सांस रोक रखी थी। तभी उनके कानों में फिर से आवाज सुनाई पड़ती है, जिसने भी यह हरकत की है वह चुपचाप मेरे सामने आ जाए, वरना अगर मैं उसे सामने लाऊंगी तो वह अपनी किस्मत को 100 बार कोसेगा। इसके बावजूद भी किसी ने सांस तक लेने की कोशिश नहीं की। सब उसी तरह शांति से बैठे थे, पर उन दोनों के चेहरे पर तेजी से पसीना बह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके गले को किसी ने जोर से पकड़ रखा है। वह सांस तक नहीं ले पा रहे थे। वह निकाल कर तो सामने जाना चाहते थे, पर उन्हें डर था कि वह स्क्रूल बस के सामने गए तो उन्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी, इसलिए वह बिल्कुल पत्थर बने वहां बैठे रह गए। तभी उसी कमरे में एक जोरदार गोली की आवाज गूंज उठती है, और इस आवाज के बाद ही एक जोरदार चीख मानिकचंद के मुख से निकलती है और वह धर्म से जमीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि किया ने टेबल के नीचे से ही उसके पैरों पर गोली मार दी थी। यह सब देखना था कि मानव सब की सांस रुक गई और सब अपनी फटी हुई आंखों से उसे और देखने लगे, जहां पर मानिकचंद तड़पते हुए जमीन पर पड़ा हुआ था। ये सब देखकर अमर की तो जान ही हलक पर आ जाती है और वह जल्दी से खड़ा होकर हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगने लगता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। किया की खूनी लाल आंखें देखकर अमर की तो जैसे सांस ही रुकने वाली थी। इस समय किया इतनी डरावनी लग रही थी कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि 1 सेकंड भी उसकी आंखों को देख सके। सब ने अपनी नजरें झुका ली। तभी एक दूसरी गोली की आवाज सबके कानों में सुनाई दी और अमर जाकर सीधा जमीन पर जोर की आवाज के साथ गिर पड़ता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए तड़पने लगता है। किया ने ये सब जानबूझकर किया था। वह चाहती तो इन लोगों को अपने गाद से पकड़वाकर अपने टॉर्चर रूम में बुरी से बुरी सजा देती, लेकिन इस ऑफिस में अब सबको किसी का खौफ नहीं रह गया था। जो उसकी नाक के नीचे से उसके सैफ से फाइल गायब करने की हिम्मत कर दी। इन लोगों ने इस बात से किया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था और उसने सोच लिया था कि वह सबके सामने ही इसे सजा देगी, जिससे बाकी सब अपना सबक अच्छे से सीख ले। सभी जानते थे कि यहाँ की सीईओ बहुत ही ब्रह्म है। इतना सब कुछ देखने के बाद अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके साथ कोई दादा कर ले। इन्हें ये भी पता था कि अब ये दोनों जिंदा नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि जब किया ने सबके सामने इसे गोली मार दिया तो बाद में उनके साथ क्या करेगी वह तो भगवान ही जान। सब डर के मारे कहां पर थे और सबके शरीर से पसीना निकल रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे रूम में कहीं ऐसी भी हो। वह रूम तो बिल्कुल तवे की तरह गर्म लग रहा था। किया सबकी तरफ एक सरसराती नजर डालते हैं, फिर अपने कड़क आवाज में बोलती है, आगे से मैं ये गलती दोबारा ना सुनो। मुझे दोबारा अपने ऑफिस में कोई गलती नहीं चाहिए। सब हमें अपना सर हिला देते हैं। सबकी हालत ऐसी थी जैसे मानो काटो तो खून नहीं। किया अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर उन्हें अपने टॉर्चर रूम में ले जाने को कहती है और इसी के साथ वह तीनों रूम से बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाने के बाद सभी लोग जोर से सांस लेते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और मन ही मां कहते हैं कि भगवान की दया से आज वह बच गए, वरना यह खूंखार शेरनी पता नहीं उनके साथ क्या करती। किया अपने एम्प्लॉय का बहुत ही ध्यान रखती थी, इसलिए सभी
किया का बहुत ही सम्मान करते थे। वह उन्हें पेमेंट के रूप में एक बड़ी रकम भी देती थी। उनकी पेमेंट इतनी थी कि जितना वहां के किसी भी ऑफिस में नहीं मिलता था। और वहां पर किया ने अपने एम्प्लॉयों के लिए लग्जरियस सुविधाओं का भी प्रबंध कर रखा था, जिससे वहां किसी को कम करने में कोई तकलीफ ना हो और सभी अपना काम मन लगाकर करते थे। उन्हें इतनी अच्छी सुविधा और इतना ज्यादा पेमेंट और कहीं ना मिलता। वे सब अपने फील्ड के टॉप के नंबर 1 के एम्प्लॉय थे, जिन्हें बहुत ही ज्यादा चुनकर और बहुत सारे प्रोसेस के बाद ही रखा गया था। किया वहां से निकाल कर सीधा अपने रूम में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। वह ऑफिस कम ही आया करती है। वह सारे काम ऑनलाइन ही चेक कर लेती थी, पर जब वह ऑफिस आ ही गई है तो उसने अपने पूरे काम खत्म करने को सोच और वह जल्दी जल्दी अपना काम करने लगी। काम करते करते कब वक्त बीत गया उसे पता भी नहीं चल। अब रात के 9 बजे बज गए थे। पार्थ अपने केबिन से निकलकर बाहर आता है और वह किया के केबिन की ओर चल देता है। जब वह किया के रूम के अंदर जाता है तो देखा है किया अपना पूरा ध्यान लगाकर काम कर रही है। ये देखकर पथ के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। पार्थ मन ही मन सोचता है किया तुम बिल्कुल नहीं बदल सकती। तुम जो काम करती हो अपना पूरा फोकस इस पर कर लेती हो, इसीलिए शायद तुम इतना बेहतर कर पाती हो। तुम सबसे बेस्ट हो। सबसे क्या, तुम पूरी दुनिया में ही बेस्ट हो और मैं बेस्ट हूँ इसलिए क्योंकि तुम जैसी मेरी एक प्यारी बहन है जो मुझे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती है। ये सब सुनकर पार्थ की स्माइल और बड़ी हो जाती है। वह किया के पास जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है, बच्चा अब चलो घर चलते हैं, बहुत कम हो गया, तुम थक गई होगी। किया पार्थ की तरफ देखती है और एक हल्की मुस्कान पास कर देती है, फिर बोलती है ठीक है भाई, बाकी काम मैं घर पर ही कर लूंगी, चलो चलते हैं। और हाँ, मुझे माँ से भी मिले, काफी दिन हो गए हैं, उनसे भी मिल लूंगी, बाकी लोगों से भी मिल लूंगी। क्या कहकर किया अपना सारा सामान समेत है और पार्थ के साथ निकल जाती है। इधर पथ ने अपने घर पर फोन करके बता दिया था कि किया आने वाली है। ये सुनकर पार्थ के मम्मी पापा और उसके दादा खुश हो जाते हैं। जल्दी ही यह खबर उनके दोस्तों को भी लग जाती है और सारे के सारे किया को सरप्राइज करने के लिए पथ के घर आ धमकते हैं। एपिसोड 11, किया और उसके दोस्तों की मस्ती। किया और पार्थ जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। घर की लाइट भी बंद है। पार्थ बिल्कुल हैरान हो जाता है। किया के भी मन में एक डर आ जाता है। वह पथ की तरफ हैरानी से देखते हैं और कहती है, भाई घर में सब कहाँ है और यह अंधेरा क्यों है? पार्थ अपना सारना में दिला देता है। कहता है, बच्चा मुझे नहीं पता, चलो अंदर चलकर देखते हैं। बाहर तो सिक्योरिटी बिल्कुल सही है, इसका मतलब डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही वह लोग हाल में एंटर करते हैं, वहां की सारी लाइट जल जाती है और सभी जोर से चिल्लाते हैं और किया की तरफ दौड़ लगा देते हैं। या देखते ही किया एक पल को हैरान हो जाती है, फिर एक बड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। सभी दौड़कर किया के ऊपर झपट पड़ते हैं और उसे लेकर सोफे पर गिर जाते हैं। किया जोर से चिल्लाती है, अरे मार डालोगे क्या मुझे? छोड़ो मुझे, सारे के सारे एक साथ मुझ पर कूदोगे तो मैं दब कर ही मर जाऊंगी। उसकी आवाज सुनकर सब जल्दी से एक साइड हो जाते हैं। तभी किया सबको घर कर देखती है और कहती है, ये क्या हरकत है? सभी किया को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे होते हैं। फिर 1 मिनट की खामोशी के बाद सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसे देख किया के भी चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। अब किया बिल्कुल चुप हो जाती है। अब उन लोगों का बोलना शुरू होता है। ईशा, जो कि किया के 5वें नंबर के दादा की पोती है, जो किया के ही उम्र की है, वह अपनी शिकायत भरे लहजे में रहती है।
किया तुम कितनी हार्टलेस हो, तुम हम लोगों से कभी भी मिलने नहीं आती हो, क्या तुम हमसे प्यार नहीं करती हो, बस हो गया तुम्हारी इतनी ही दोस्ती है। उसकी इतनी बड़ी शिकायत सुनकर किया की तो आंखें ही बड़ी हो जाती है और सभी अपने मन में हंसने लगते हैं। किया सोचती है कि यह लड़की क्या क्या बोले जा रही है, इसे कुछ समझ में नहीं आता। दर्शन ईशा बहुत शरारती है, वह बिल्कुल चुलबुली से नटखट सी है, देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, गोरा रंग, 5 फीट 5 इंच की हाइट, सुंदर ब्राउन कलर के बाल, गोल सा प्यारा सा चेहरा और भूरी आंखें, सबको मिलकर ईशा बहुत ही खूबसूरत है। इसके दादा दादी इंडिया में रहते हैं। इसके दादा इंडिया के खुफिया एजेंसी के चीफ है, सुमंत सिंह है और यह बात बहुत ही सीक्रेट है, लेकिन ये बात इन सभी दोस्तों को पता है। दूसरे नंबर पर ईशा के ही भाई आयुष सिंह है, पापा राजीव सिंह, मम्मी नेहा सिंह। इनके पापा मम्मी भी दादा दादी के साथ इंडिया में रहते हैं और यहीं पर इन लोगों की मुलाकात सभी से होती है और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार मोहब्बत से बन जाती है। अब नेक्स्ट है अंश खुराना और निया खुराना। ये दोनों इनके छठे नंबर के दादा के पोते हैं। उनके बेटे का नाम विनोद खुराना और बहू का नाम नीलम खुराना है। ये भी इंडिया में ही रहते हैं और वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके बहुत से बिजनेस है, इसके बारे में हम आगे कहानी में आपको बताते रहेंगे। और उनके साथ आयुषी और सोम, ये दोनों इनके क्लास के फ्रेंड हैं। ये भी इन पर अपनी जान सकते हैं और यह भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं। उनके घर वाले भी किया को बहुत पसंद करते हैं और उन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। सभी की ट्रेनिंग किया ने ही करवाया है और यह सभी अपने आप में एक पूरी आर्मी है, क्योंकि यह सभी पैसे, पावर और फिजिकली रूप से भी काफी ज्यादा ताकतवर है। इसमें आयुषी यह भी थोड़ी नटखट है, पर यह बहुत ज्यादा गुस्सैल है। इसका गुस्सा हमेशा इसकी नाक के ऊपर रहता है, जिसे सिर्फ किया ही कंट्रोल कर सकती है। ये सिर्फ किया की ही बातें मानती है, बाकी यह बहुत जिद्दी किस्म की लड़की है। अब चलिए, इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तभी आयुषी किया के बगल बैठे हुए बोलती है, वह मेरी जाने मनो, मेरी जान बाहर, जो तुझको मैंने इतने दिनों से नहीं देखा तो मेरे दिल को न आया करार। उसकी बातें सुनकर को हंसी आ जाती है, वह कुछ फ्लिटी किस्म की है। किया अपनी आंखें छोटी करके उसे देखते हैं, वह जल्दी से किया से थोड़ी दूर सड़क जाती है और फिर किया को देखते हुए कहती है, ना चलाओ नजरों से बाढ़, पिया नजर लग जाए ना। उसके इस शर्त को देखकर अब तो किया को भी हंसी आ जाती है और वह हंसने लगती है। उसकी हंसी को देखकर सभी शांत होकर उसे देखने लगते हैं। बहुत ही काम होता था जब किया कभी हंसती हो, ये लोग तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को भी तरस जाते थे, लेकिन आज किया को इस तरह हंसते हुए देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी वहाँ पर पत की माँ आती है। नव्या जी प्यार से किया के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी बच्ची मेरे गले नहीं गोगी क्या, इतने दिनों बाद आई हो। आंखें तरस जाती है तुम्हें देखने को। उनकी बातें सुनकर किया झट से उनके गले लग जाती है, या अपनी इस मन से बहुत प्यार करती है। नव्या जी भी किया को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती है। नव्या जी किया के बारे में सब जानती हैं, इसलिए वह किया को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हैं, ताकि किया अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर आगे बढ़ जाए। तभी नव्या जी आयुषी का कान पकड़कर रहती हैं, अब बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, अब शांति से बैठ जाओ और किया को भी कुछ खाने पीने दो, किया को भूख लगी होगी। ये सुनकर सभी शांति से बैठ जाते हैं। आप सभी लोग खाना खाने को बैठ जाते हैं। चारों तरफ घर में हंसी ठाकुर की आवाज गूंज रही थी। आज ये घर घर लग रहा था, सब बहुत ही खुश लग रहे थे, क्योंकि
ऐसा बहुत कम होता था कि किया के साथ यह सब वक्त बिता पाते हूँ और आप सभी इकट्ठा थे तो घर में काफी खुशी का माहौल था। शोरगुल सुनकर दादाजी भी बाहर आ जाते हैं। वह किया को देखकर खुश हो जाते हैं। किया के पास जाकर मेरा बच्चा आ गया। अब दादाजी भी किया के पास बैठ जाते हैं। एक तरफ किया के दादाजी बैठे थे और दूसरी तरफ किया के बगल आशीष जी बैठे थे। ये भी किया से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। ये दोनों प्यार से किया की प्लेट पर खाना सर्व कर रहे थे। सभी बार बार कुछ न कुछ किया की प्लेट में डाले जा रहे थे। किया बार बार मना करती पर कोई न मानता। ये सब देखकर किया थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में उससे प्यार करने वाला कोई नहीं था पर इस जिंदगी में उसे कितने लोग प्यार करने वाले हैं जो उसे सच्चा वाला प्यार करते हैं। उनकी तरह झूठ और फरेब नहीं है उनके मन में। अब दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि इस एपिसोड में हम अपने हीरो की एंट्री कराएंगे तो चलिए यहाँ से हम अपने हीरो की एंट्री करते हैं। आपको किस तरह का हीरो इस स्टोरी में चाहिए कमेंट करके जरूर बताएगा और स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए एक जोरदार एंट्री अपने हीरो की करवाते हैं। एपिसोड 12, रेहान की एंट्री। दोस्तों, हमारे इस स्टोरी में इस स्टोरी के हीरो रेहान राजवंश है। अब उनकी एंट्री कैसे होती है और किस हालातों में किया से इनका मुलाकात होता है, स्टोरी काफी दिलचस्प होगी। एक बड़े से क्लब में अंदर चारों तरफ शोर शराबा था। म्यूजिक काफी तेज चल रहा था। म्यूजिक की धुन पर नशे में का कुछ गर्ल्स और बॉय स्टेज पर थिरक रहे थे तो कुछ नीचे डांस कर रहे थे। सभी नशे में दुख थे। पार्टी अपने जोर शोर से चल रही थी। वही एक प्राइवेट रूम में 4 लोग बैठे थे जो देखने में काफी ज्यादा एरोगेंट लग रहे थे। इनका ऑरा काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। ये देखने में ही काफी अमीर लग रहे थे। इन चारों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। इनके अगल बगल से एक मदसी वाइब निकल रही थी। ये चारों यहाँ किसी से मीटिंग करने के लिए आए हुए थे पर मीटिंग करने वाला व्यक्ति दूसरे रूम पर इनका इंतजार कर रहा था। यह वहाँ न जाकर अपने इस प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे और आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। इसमें से हेड सोफे पर बैठा हुआ लड़का रेहान राजवंशी था जिसकी हाइट 6 फीट 8 इंच थी। देखने में बिल्कुल गोरा और उसके बाल भूरे थे। उसकी आंखें भी देखने में बिल्कुल बुरी थी जो बिल्कुल किसी गॉड प्रिंस की तरह थी। उसका चेहरा काफी ज्यादा खूबसूरत था। वह देखने में बिल्कुल अमेरिकन लगता था। उसका चार्म ऐसा था कि कोई भी लड़की उसे देख ले तो बस उसे देखते ही रह जाए। उससे नजरें हटाने की किसी की भी इच्छा ना हो। उसे देखकर तो लड़की लड़के भी दीवाने हो जाए। किसी ने शायद ही ऐसा हैंडसम लड़का देखा होगा पर यह हर वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखते हैं। बाजू में बैठा दूसरा लड़का ओम प्रताप था और उसके दूसरी तरफ बैठा हुआ लड़का मयंक सूर्यवंशी था और उसके सामने बैठा हुआ लड़का शिवाय ठाकुर था। ये सभी लोग माफिया से जुड़े हुए थे पर यह कोई इलीगल काम नहीं करते थे और ना किसी को करने देते थे और यह इस वक्त यहाँ पर भी ड्रग्स स्मगलिंग करने वाले को पकड़ने के लिए आए थे। उन्हें अपने लोगों से पता चला था कि आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी ड्रग्स डीलिंग होने वाली है जिस वजह से यह आज यहाँ पर आए हुए हैं। इन्हीं के साथ एक लड़का जो कि रेहान का सेक्रेटरी है, वह उसका दोस्त भी है जिसे रेहान बहुत मानता है। उसका नाम ऋषभ मिश्रा है। इनकी भी एक स्टोरी है जो हम आगे आपको बताएंगे। ये भी इत्तेफाक से रेहान को मिल गए थे और तब से ही उनके साथ रहने लगे थे और उनके पसंद सेक्रेटरी भी बन गए थे पर सेक्रेटरी से ज्यादा रेहान इसे अपना दोस्त मानता था। वह अभी इस वक्त यहाँ नहीं था क्योंकि रेहान ने उसे किसी काम के लिए छोड़ दिया था और वह चारों यहाँ पर चले आए थे।
जैसे ही रेहान अपने लैपटॉप पर देखा है कि उसे ड्रग्स डीलर से मिलते वह लोग आ गए हैं तो ये सभी अपने जगह से उठ जाते हैं और आंखों ही आंखों के इशारे से एक दूसरे से बातें करते हैं, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। इन लोगों ने उसे कमरे में एक स्पाई कैमरा लगा रखा था जिसकी वजह से इन्हें सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा था और वह अभी तक इसी का इंतजार कर रहे थे कि जब दोनों पार्टी आमने सामने हो तभी इन्हें पकड़ा जाए और अब वक्त आ गया था इन्हें पकड़ने का। वो लोग जैसे ही आपस में बातें करके अपने सामान को एक्सचेंज करने वाले थे तभी उसे रूम का दरवाजा जोर से खुलता है और 4 लोग अंदर आते हैं। वह चारों देखने में काफी हैंडसम लग रहे थे उनका और इतना खतरनाक था कि वहां पर ठंड सा महसूस होने लगा और उनकी नजरें इतनी खूंखार लग रही थी कि मानो वह नजरों से ही सामने वाले को जलाकर भस्म कर देंगे। वह धीरे धीरे चलकर उन लोगों के पास जाने लगते हैं। दूसरी पार्टी उन्हें पास आता देखकर उन लोगों की सांसें अटक जाती हैं। अब उन्हें अपने शरीर अपने रिश्ते की हड्डी सबका पाते हुए महसूस होती है। वह सामने देखकर जान चुके थे कि उनके सामने कौन खड़ा है, ये कोई और नहीं बल्कि उनके सामने माफिया किंग खड़ा था जिसके मास्क से ही दूसरे गैंग के लोग उसे पहचान जाते थे और उसका खतरनाक ऑरा देखकर तो मानो उनकी सांसें ही थम चुकी थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके शरीर के अंदर का लिवर, किडनी, फेफड़ा जो भी अंग थे वह सभी फटकार बाहर आने को है। कभी वहां पर एक जो की आवाज सुनाई पड़ती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे देश में ड्रग्स भेजने की? मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम दोबारा जन्म लेने का नाम नहीं लगे। तुम जैसे देशद्रोहियों के वजह से ही हमारा देश इस तरह से बर्बाद हो रहा है, वहाँ की आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वही सामने लोकल डिसूजा खड़ा था। लूका कपटी हुई आवाज में बोलता है, देखो किंग, तुम हमसे दूर रहो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो और यह हमारा काम है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? उसकी बातें सुनकर ओम को बहुत गुस्सा आता है। वह एक जोर का पंच उसके मुंह पर जड़ देता है और कहता है कि मैं बताता हूँ तो उसे छोड़कर कौन सा काम करेगा। गटर के कीड़े तो इसे छोड़कर गटर की सफाई करेगी करने। और इस तरह के कहने पर लूका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह चिल्लाकर कहता है, ये दुश्मनी तुमको बहुत महंगी पड़ने वाली है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे आसानी से या ड्रग्स छीन सकते हो? तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ ऐसे ही आए हैं? जी नहीं, हम यहाँ अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वहीं दूसरी तरफ वह दूसरा आदमी जो लूका के साथ यहाँ ड्रग्स एक्सचेंज करने आया था, किसी को जल्दी से फोन करने लगता है, लेकिन आश्चर्य उसे तब होता है जब अचानक से उसके हाथों से खून कहीं गायब हो जाता है। जी हाँ, अपने मयंक बाबू जो बगल खड़े होकर यह सब गुस्से में देख रहे थे, उसे फोन करता देख उनके गुस्से का सहारा ही फट जाता है और वह छत से उसके हाथों को मरोड़ते हुए फोन उसके हाथों से छीन लेते हैं और फिर उसे एक जोरदार लात मारते हैं। वह जाकर दूर दीवार से टकरा कर गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। ये सब देखकर लूका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कभी वहां लूका के बॉडीगार्ड अंदर आने लगते हैं और वह सब इन चारों को घेर लेते हैं। इसे देखकर रेहान के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अब इन दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है और एक एक करके रेहान के लोग लूका के बॉडीगार्ड को मारे जा रहे थे। अब तक काफी ज्यादा खून खराब हो चुका था। वह जितने लोगों को मार रहे थे उससे भी ज्यादा लोग कमरे में अंदर चले आ रहे थे, लेकिन वह लोग बिना रुके सभी पर भारी पड़ रहे थे। धीरे धीरे करके इन चारों ने उन सभी गार्ड को मार दिया। अब बारी लॉकर और उसके साथ खड़े डिसूजा की थी।
रेहान ने लूका को जोरदार एक लात मारी। लूका जाकर 4 फीट दूर नीचे जमीन पर गिरा। वह मुंह के बल गिरा था, जिसकी वजह से उसका मुंह फूट जाता है और उसे खून निकलने लगता है। उसके दांत भी टूटकर गिर जाते हैं। फिर रेहान उसके पास पहुंचकर उसे लातों से बहुत मारता है। अब उसकी हालत अधमरी सी हो गई थी। वह इस तरह जमीन पर लेट गया। तभी रेहान का फोन बजता है। रेहान जैसे ही कॉल उठना है, उधर से एक गहरी आवाज सुनाई पड़ती है। रेहान रेहान रेहान, ओ माय डियर रेहान, तुम उन छोटे छोटे बेचारे पिद्दों पर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलो आओ, मैं तुम्हें कुछ बात बताता हूँ। वैसे मैंने सुना है तुम अपने पीए को बिल्कुल अपना भाई मानते हो, लेकिन शायद आज तुम अपने भाई को अपने साथ रखना भूल गए थे और भाई का हाथ छोड़ दिया था। जिस भाई के साथ तो एक हादसा हो गया, तुम्हारे भाई को किडनैप कर दे गए। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी बातें सुनते ही रेहान की मुठिया उसके फोन पर काश जाती है और उसका मन करता है कि वह इसी वक्त इस सामने वाले का मुंह तोड़ दे। उसे कतई मंजूर नहीं था कि कोई ऋषभ को हाथ भी लगाए। वह सीधा एक लफ्ज में बोलता है, एड्रेस बोलो। रेहान की बातें सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ओ मेरे किंग, तुम्हारे इन्हीं अदाओं पर तो मैं मरता हूँ, क्योंकि तुम बिन कहे ही मेरी बातों को समझ जाते हो। तो चलो जल्दी से, मैं तुम्हें जो एड्रेस दे रहा हूँ वहाँ अकेले आ जाना और गलती से भी कोई गलती नहीं करना, वरना पार्सल में तुम्हें एक स्वीट सा सर खाने को मिलेगा। उसकी बातों को सुनकर रेहान का जबड़ा गुस्से में कस जाता है और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं। तभी मयंक उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ रेहान, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रेहान मयंक को कहता है, उसने ऋषभ को पकड़ लिया है। उसकी बातें सुनकर मयंक भी थोड़ा हड़बड़ा जाता है और पूछता है कि वह यह इस वक्त कहाँ है? उसने कुछ तो कहा होगा। रेहान ने कहा, हाँ कहा है, अकेले आने को। उसकी बातें सुनकर मयंक कहता है कि नहीं रेहान, वो बहुत कमीना है, तुम उसे अच्छे से जानते हो। जरूर उसकी कोई ट्रिक होगी तुम्हें फंसाने की, इसलिए तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पर रेहान उसे रोक देता है और कहता है कि तुम पीछे से आ जाना, क्योंकि मैं रेशम की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। इतना कहकर रेहान वहाँ से तुरंत निकल जाता है। उसके जाने के बाद ये लोग जल्दी से इस गैंग के लोगों को पकड़ते हैं और अपने बॉडीगार्ड को इन्हें अपने टॉर्चर विला में ले जाने को कहते हैं। इधर दूसरी तरफ रेहान काफी तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वह 1 घंटे के अंदर ही उसे जगह पर पहुंच जाता है। वह वहां पहुंचता है तो देखा है चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। उसे बड़ा अजीब लगता है। वह समझ चुका था कि जो यहाँ दिख नहीं रहे हैं वह यहाँ कहीं छुपे हुए हैं, फिर भी वह आगे बढ़ जाता है। वही यह जगह जंगलों के बीच पहाड़ों से कुछ दूरी पर था। वहां पर एक बहुत पुराना सा घर था। वह उसे घर की ओर बढ़ जाता है। वह जैसे ही उसे घर के अंदर जाता है, वहां पर सामने एक आदमी आकर उसे रोक लेता है और उसे उसकी तलाशी लेने की बात करता है। रेहान कुछ नहीं कहता, चुपचाप खड़ा हो जाता है। वह आदमी उसकी तलाशी लेने लगता है। इसी बीच रेहान की गर्दन पर कुछ चुभता है। रेहान को कुछ अजीब लगता है, पर वह इस वक्त इस बात को ध्यान न देकर ऋषभ के बारे में ही सोच रहा था। तभी वह आदमी उसे अंदर आने को कहता है। वह जैसे ही अंदर आता है तो देखा है वहां पर कोई नहीं था, लेकिन अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, वहां पर ढेर सारे गार्ड आने लगते हैं जो काफी हेटकेट और लंबाई में काफी बड़े थे, जिसके सामने रेहान बहुत छोटा लग रहा था। वह गार्ड रेहान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उसे कमरे में माइक से आवाज ढूंढने लगते हैं, हाँ हाँ
ओ माय डियर किंग, आखिर में तुम मेरे जाल में फंस ही गए। तुम्हारा वह सो कॉल्ड भाई तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम यहाँ से जिंदा बच के जाओगे। फिलहाल तुम यहाँ मर जाओ, मैं तुम्हारे उसे सो कॉल्ड पियाओ से भाई को छोड़ दूंगा। हाँ, इतना कहते हैं आवाज आना बंद हो जाती है। रेहान को पहले से ही डाउट था कि यह एक ट्रैक हो सकता है, फिर भी वह ऋषभ की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और उसे पूरा यकीन था कि वह यहाँ से जिंदा बच जाएगा। चाहे जितने भी गार्ड यहाँ क्यों ना हो, वह उनसे कभी नहीं हट सकता क्योंकि वह भी एक बहुत बड़ा फाइटर था। उसने हर तरह की ट्रेनिंग ले रखी थी, इसी के बाद उसने माफिया ज्वाइन किया था, तो उसे अब डर नहीं लग रहा था। लेकिन तभी अचानक उसका सर थोड़ा चक्कर आने लगता है। वह जल्दी से अपने होश में आता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथ अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। थोड़ी देर पहले जब गार्ड उसको चेक कर रहा था तो उसे अपने गले में कुछ महसूस हुआ था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि यह जरूर कोई इंजेक्शन था जिसे उसमें इंजेक्ट किया गया था। अब रेहान को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन ये टाइम गुस्सा करने का नहीं था। अभी रेहान कुछ समझ पाता कि तभी वह फाइटर लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और रेहान को मारना शुरू कर देते हैं। रेहान भी काफी तेजी से उनके साथ लड़ रहा था। एक के बाद एक सब रेहान के ऊपर हावी हुई जा रहे थे, पर रेहान बिल्कुल पीछे नहीं है रहा था। वह उनसे काफी ज्यादा तेजी से फाइट कर रहा था, लेकिन तभी रेहान को महसूस होता है कि उसकी पावर कुछ काम हो रही है और उसे कुछ चक्कर सा आ रहा है। रेहान समझ जाता है कि उसे दवा का असर होना शुरू हो गया है, इसलिए उसे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। रेहान बिना एक पल गंवाए वहां से निकलने लगता है, लेकिन वह गार्ड उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। अब रेहान अपनी पूरी ताकत लगाकर उनसे लड़ता है और बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, वह अपने सामने देखकर एकदम से चौंक जाता है। उसके सामने एक दो नहीं बल्कि पूरे 200 से अधिक गार्ड खड़े थे। वह देखने से ही बॉडी बिल्डर लग रहे थे। रेहान को पता चल जाता है कि यह पूरी तरह से ट्रेन किए हुए गार्ड हैं। उसके लिए ये गार्ड कोई ज्यादा नहीं थे अगर उसकी सिचुएशन सही होती तो, लेकिन यहाँ पर उसकी सिचुएशन अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उन फाइटर से लड़ते वक्त उसके शरीर में जहर काफी तेजी से बढ़ रहा था और उसे अपने शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी और लगातार फाइट करने की वजह से उसका शरीर भी गर्म हो चुका था, जिसकी वजह से वह जहर और भी तेजी से उसके शरीर में रिएक्ट कर रहा था। एक पल को अब रेहान को लगा कि अब वह यहाँ से शायद ही जिंदा बचकर जा पाएगा, लेकिन वह तो ठहर। रेहान वह बिना लड़े ऐसे हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जल्दी से एक गार्ड पर वार किया और उसके हाथ में पड़े उसे बंदूक को छीन लिया और चुपकर गोलियां चलाने लगा, लेकिन उसमें कुछ ही गोलियां थी जिसकी वजह से उसकी गोलियां भी खत्म हो गई। वह जान चुका था कि वह एक साथ इनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अब उनसे चुप कर मुकाबला करने की सोची और इसी तरह वह चुप कर उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। वह सामने पहाड़ की तरफ देखा है। वह जानता था कि वह अगर इस पहाड़ पर चढ़ गया तो वहां पर छुपाने के लिए उसे अच्छी जगह मिल सकती है, इसलिए वह पहाड़ की ओर आगे बढ़ जाता है और धीरे धीरे कर लोगों को मारता भी जाता है। लेकिन अभी उसने सिर्फ 50 लोगों को ही मारा होगा, अभी तो उसके पीछे 150 से भी ज्यादा लोग पड़े हुए थे। अब उसकी सांसें भी तेज चलने लगी थी। उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था। उसने मन में सोचा कि कितना अच्छा उसे घटिया इंसान ने प्लान बनाया था। वह अच्छे से जानता था कि वह मुझे ऐसे सामने से नहीं हरा पाएगा, तो उसने ये ट्रिक अपना ली। अब मैं अपनी पूरी शक्ति को दूंगा और वह आराम से मुझ पर काबू कर लेगा। ये सोचकर वह मन ही मन मुस्कुरा दिया। एपिसोड 13 किया और रेहान की मुलाकात।
रेहान उन लोगों से छुप छुप कर ऊपर पहाड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा था और वही उसके पीछे वह गार्ड तेजी से बढ़ रहे थे। रेहान के शरीर में अब जान नहीं बची थी। वह उनसे थोड़ा दूर तो आ चुका था पर अब उससे और चला नहीं जा रहा था। अब वह समझ चुका था कि आज उसका अंतिम दिन आ गया है। मान लो वह किसी तरह इनसे बच जाएगा पर वह अपने शरीर के इस जहर से कैसे लड़ पाएगा। उसे पूरी तरह से पता चल चुका था कि उसके शरीर पर कोई ऐसा जहर इंजेक्ट किया गया है जिसका एंटीडोट शायद ही उसे इतनी जल्दी मिल पाए। अब वह आगे एक पत्थर पर देखकर उसे पर पीठ टिक कर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके शरीर में बेइंतहा दर्द हो रहा था जो उसके बर्दाश्त के बाहर था। उसके आंखों के सामने उसके दादा दादी, उसके मम्मी पापा और उसकी बहन, इन सब की तस्वीर घूमने लगती है। वह अपनी पूरी जिंदगी में उनके साथ बहुत ही कम वक्त बिता पाया था। वह हमेशा काम में इतना व्यस्त रहता था कि वह हमेशा इनसे दूर दूर ही रहता था। आज उसे अफसोस हो रहा था कि उसने क्यों नहीं कुछ पल अपनी फैमिली के साथ बिताया। पर अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब काफी देर हो चुकी थी। इधर उसकी घड़ी में लोकेशन ऑन था जिसकी वजह से उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए उसके पास आ रहे थे पर अभी वह इसे काफी दूर थे। जब तक वह यहाँ पहुँचने शायद तब तक वह गार्ड रेहान को मार चुके होते और अगर वह गार्ड से बच भी जाता है तो वह जहर इतना तेज था कि वह उसे जहर से ही मर जाता। रेहान को भी अब महसूस हो गया था कि वह नहीं बचेगा। तभी रेहान को वहां कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। उसका पूरा शरीर शून्य पड़ गया था। उसके शरीर में अब कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी पर उसकी आंखें खुली हुई थी। उसका पूरा शरीर तलवारों के जख्म से भरा पड़ा था। शरीर से खून पानी की तरह बह रहा था। उसके चेहरे पर भी कुछ काट के निशान बने हुए थे जिससे उसके चेहरे पर भी खून फैला हुआ था और पूरा चेहरा खून से सन गया था। तभी वह गार्ड रेहान के पास पहुंच जाते हैं। रेहान अपनी खुली हुई आंखों से सब कुछ देख रहा था पर वह कुछ कर नहीं पा रहा था। आज उसे अपनी बेबसी पर बहुत ही दया आ रही थी, जैसे वह गत एक साथ मिलकर उसके ऊपर वार करने वाले ही थे कि अचानक वहां हवा से भी तेज कोई आता है और वह उसके वार को एक ही बार में रोककर उन लोगों को दूर फेंक देता है। रेहान अपने सामने सब कुछ देख रहा था। वह कौन था उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था पर वह जो भी था वह हवा से भी तेज रफ्तार में उन पर वार कर रहा था। वहां पर वह सारे गार्ड आ जाते हैं जिन्हें देखकर वह दुबला पतला सा परछाई बिल्कुल नहीं डरता और वह सारे गार्ड उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी रेहान की आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसके सामने वह कुछ आश्चर्य कर देने वाला नजारा देखा है। वह देखता है कि वह दुबला पतला सा परछाई काफी ज्यादा फोर्स से लगभग 6 फीट की ऊंचाई तक गोल गोल करते हुए ऊपर की ओर जंप करता है और अपने हाथों में लिए तलवार से वह अपने चारों ओर खड़े गार्ड के ऊपर वार करता हुआ वापस जमीन पर आ जाता है। वहां पर कोई आवाज नहीं होती। उन लोगों को बिना सांस लेने का मौका दिए ही उसे परछाई ने उन पर इतनी जोरदार वार किया था कि वह सारे के सारे एक साथ जमीन पर धड़ाम की आवाज के साथ गिर जाते हैं और उनकी गर्दन से तेज खून की धार बहने लगती है। उनके पास तो इतना मौका भी नहीं होता कि वह अपने गले से कोई आवाज तक निकल सके, इससे पहले ही वह स्वर्ग सिधार जाते हैं। अब वहां पर एकदम सन्नाटा छा जाता है। चारों तरफ मौत का मंजर दिखाई दे रहा था। लाशें बिछी हुई थी पर वह दुबली पतली सी परछाई वहां बीच में बिल्कुल निडर खड़ा हुआ था। रेहान के पास इतना वक्त तो नहीं था क्योंकि उसका जहर काफी तेजी से उसके शरीर में फैल रहा था, लेकिन उसके सामने जो चंबा हो रहा था उसे देखते हुए वह तो अपने सारे दर्द ही भूल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब धरती पर इतना पावरफुल इंसान कौन उतर आया है जो इतने सारे लोगों को अपने एक ही बार में खत्म कर दे। और अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, मात्र 2 मिनट ही हुए थे और इतना
इतना टाइम तो रेहान के पास था ही, इसलिए वह सब कुछ अपनी खुली आंखों से आश्चर्य के साथ देख रहा था। पहाड़ों पर होने की वजह से वाहन तेज हवा चल रही थी, तभी उसे परछाई ने अपने सर पर बंधे हुए कपड़े को हटाया। उसके हटते ही उसे सुनहरे बाल उसे हवा में उड़ने लगे। उसके बाल काफी लंबे थे और सुनहरे कलर के थे, जिसे देखकर रेहान बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है। अब उसे समझ में आता है कि यह परछाई कोई लड़की है। तभी वह लड़की धीरे धीरे करके रेहान के पास आने लगती है। फरहान के पास पहुंचकर उसके आंखों के सामने अपने हाथों को हिलाकर बहुत ही धीरे से कहती है, क्या आप ठीक हैं? उसकी आवाज सुनते ही मानो रेहान के कानों में कोई मधुर संगीत सुनाई दे रहा हो। उसके कानों को बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था। इस आवाज को सुनकर उसकी आवाज बहुत ही प्यारी थी। तभी उसने फिर से कहा, क्या आप ठीक हो? तभी रेहान हल्के से अपनी नजरें उठाकर देखा है। उसकी नजरें सीधा जाकर उसकी आंखों से टकराती है और उसे देखते ही मानो रेहान हिप्नोटाइज हो जाता है। उसका पूरा दिमाग ब्लैक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जो उसके सामने है वह सच में हकीकत है या कोई ख्वाब, क्योंकि उसके सामने वही नीली आंखें थी जो पिछले कई सालों से हर रोज उसके सपनों में दिखाई दिया करती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और दोस्तों, यह और कोई नहीं हमारी किया है, जो इस समय इस पहाड़ पर हमेशा की तरह ही सुकून के कुछ पल बिताने आई हुई थी। फ्लैशबैक। वह अपने मिशन को पूरा करने के बाद जब भी उसे बेचैनी होती तो वह इस पहाड़ पर सुकून ढूंढने चली जाती थी। वह कई सालों से यहाँ आ रही थी, पर जब वह आज यहाँ आई थी तो अभी कुछ ही देर हुआ कि उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी और वह उन आवाजों की तरह आगे बढ़ गई। उसने देखा बहुत से गार्ड उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक पल के लिए तो उसे लगा कि यह कोई उसके दुश्मन के लोग होंगे, लेकिन दूसरे ही पल सब क्लियर हो गया जब एक गार्ड ने जोर से चिल्लाते हुए ये कहा कि वह आदमी यहाँ पर है। वह मिल गया। किया ने जैसे ही नजर घुमा कर देखा तो सामने पत्थर पर एक अधमारा सा आदमी लेटा हुआ था। तभी वह सब कुछ समझ जाती है, क्योंकि वह ये देखकर ही अंदाजा लगा सकती थी कि जिस व्यक्ति के पीछे इतने सारे लोग पड़े हैं तो वह कोई आम इंसान तो नहीं होगा, इसलिए वह उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ जाती है। फ्लैशबैक एंड। तभी रेहान को कुछ न बोलना देख रिया उसके हाथों को पकड़कर हिलाना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह उसके हाथों को छूटती है तो वह उसका नर्वस टेस्ट कर समझ जाती है कि उसे जहर दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा हार्ड जहर था, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। रेहान अभी भी अपने होश में नहीं था। वह लगातार बिना पलक झपकाया अपनी आंखों से उसकी नीली आंखों को देखे जा रहा था। आज उसने पहली बार अपने सपने को सच होते हुए देखा। उसे पहले भी यकीन था कि यह नीली आंखें जरूर उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, पर उसे यकीन नहीं था कि वह इस तरह से उसे मिलेगा। इस समय किया ने अपने ऊपर से कपड़ा हटा लिया था, जिससे उसका फोरहेड दिख रहा था। नीचे उसने अपने चेहरे पर एक छोटा मास्क लगाए हुआ था, क्योंकि वह किसी भी सिचुएशन में किसी के सामने बिना मास्क के नहीं आ सकती थी, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि सामने वाला कोई भी इंसान हो सकता है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। किया ने जल्दी से अपने जेब से एक छोटी शीशी निकाल। इस शीशी में एंटीडोट था जो किया ने खुद बनाया था। यह एंटीडोट इतना पावरफुल था कि वह हर तरह के जहर पर अपना असर कर देता था और उसे जहर को खत्म कर देता था। उसने जल्दी से उसे शीशी को खोलकर उसका लिक्विड रेहान के मुंह में डाल दिया।
रेहान को अभी तक समझ नहीं आया कि किया ने उसके साथ क्या किया है, उसके मुंह में यह क्या डाला था, लेकिन कुछ सोचना भी नहीं चाह रहा था। वह तो इस वक्त बस एक तक उसकी गहरी नीली आंखों में देख रहा था, जिसमें उसे ना तो किसी प्रकार का इमोशन दिख रहा था, ना ही कुछ ऐसा जिसे वह समझ सके। बस दिख रहा था तो समुद्र जैसी गहराई और खालीपन पर आंखें कितनी खूबसूरत थी कि किसी को भी अपनी तरफ सहज ही आकर्षित कर लेती थी। रेहान उसकी खूबसूरती में इतना खो गया था कि उसे अपना कोई होश ही नहीं रह गया था। तभी उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और उसके दिल में एक सुकून सा छाने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी फीलिंग है। किया ने जैसे ही रेहान को छुआ था, वैसे ही रेहान के शरीर में एक कट सा दौड़ जाता है और उसके दिल की धड़कन की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। रेहान को समझ नहीं आता कि यह जहर की वजह से है या कि इस लड़की के छूने की वजह से, पर जो भी था वह एहसास बहुत ही प्यारा था। और यही हाल कुछ अपनी किया का था। वह जैसे ही रेहान को टच करती है, उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगता है। किया को यह एहसास पहली बार हुआ था। उसने पूरी जिंदगी में ऐसा एहसास कभी नहीं महसूस किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्या हो गया। उसे लगा कि शायद ये लड़ने की वजह से होगा, पर दूसरे ही पल उसने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह एक साथ कई घंटे तक लड़ सकती थी, पर कभी उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज नहीं हुई थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी वह सामने देखती है कि रेहान की आंखें बंद हो रही है। वह उसे कुछ पूछना चाहती थी, वह जानना चाहती थी कि वह कौन है और यहाँ कैसे पहुंचा, पर इससे पहले ही रेहान बेहोश हो चुका था। अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को कुछ मैसेज किया और फिर वहां से जाने लगी। लेकिन अपनी आदत के अनुसार फिर से वह अपने मुंह से उसी धुन को सीटी बजाते हुए निकल गई। ये धुन रेहान के कानों में भी सुनाई पड़ रही थी। वह इस सिटी को एकदम स्पष्ट सुन पा रहा था। उसे महसूस हुआ कि सिटी में बजाने वाला धुन काफी खौफनाक था, पर ये सिटी की आवाज कहाँ से आ रही थी, क्योंकि इस आवाज के बारे में वह पहले से ही जानता था और इस सिटी के इस धुन को भी उसने पहले भी सुन रखा था। तभी किया के बॉडीगार्ड वहां आ जाते हैं और वह रेहान को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। अभी कुछ दूर ही वह चले होंगे कि वहां पर काफी सारे गार्डन और 3 हैंडसम व्यक्ति उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वह अभी कुछ कहता कि इससे पहले सारे गार्डन उन्हें चेक कर खड़े हो जाते हैं और उनके ऊपर अपने गन पॉइंट कर लेते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाकर कहता है, कौन हो तुम लोग और इसे किसने मारा? सामने रेहान की हालत देखकर उन तीनों के तो होश ही उड़ गए थे। वह तीनों तो अपने होश में ही नहीं थे। उनके सामने रेहान इस हालत में पड़ा था। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि रेहान को कुछ हो गया या सोकर ही उनका दिल कांप उठता था। तभी उनका हेड गार्ड बग्गा जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? इससे आगे वह और कुछ का पता कि उसकी नजर उनके कंधे पर लगे उनके बैच पर गई। उनके सीने पर एक बड़ा बैच लगा हुआ था, जिनमें खुला हुआ शेर का बड़ा मुंह बना था और बीच में QS लिखा हुआ था, जिसे देखते ही अब उसको समझ में आ गया था कि यह सब माफिया क्रीम के आदमी हैं और यह बैच जिन लोगों के पास था वह गार्ड क्वीन के पर्सनल गार्ड थे। लेकिन यह उनके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि क्वीन के पर्सनल गार्डन तो सिर्फ क्वीन की ही बातें मानते हैं और वह क्वीन के अलावा और किसी की भी सुरक्षा नहीं करते हैं, तो फिर वह यहाँ रेयांश के पास कैसे हैं? तभी क्वीन के गार्ड से एक गार्ड
अपनी बहुत ही डरावनी आवाज में बोलता है, तुम लोग कौन हो। उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर एक पल के लिए तो सब सन रह जाते हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि जब गार्ड ऐसे हैं तो क्वीन क्यों ना इतनी खतरनाक हो जो इन गार्डों को भी कंट्रोल करती है। तभी मयंक सामने आकर कहता है, हम इनके दोस्त हैं और हम इन्हें यहाँ ट्रैक करते हुए पहुँचे हैं, पर आप लोग कौन हैं और इन्हें इतनी चोट कैसे आई है। अब तक तो वह सब समझ चुके थे कि यह लोग वह नहीं है जिन्होंने रेयांश को चोट पहुँचाई है, क्योंकि वह दूर से ही देख रहे थे ये लोग रेहान को काफी संभाल कर लेकर नीचे की ओर आ रहे थे। तब उन गार्ड्स ने उन्हें बताया कि इन पर किसी ने हमला किया था जिसे हमारे बॉस ने वक्त रहते बचा लिया। अब हम इन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन अगर अब आप लोग आ गए हैं तो आप इन्हें ले जा सकते हैं। उन गार्ड्स ने उन सभी को अच्छी तरह से चेक कर पूरी तरह से भरोसा कर लिया कि यह सब इसी व्यक्ति के आदमी हैं। तब रेहान को उन्हें सौंप दिया। तभी मयंक ने उनसे कहा कि आप हमें अपने बॉस का नंबर दे दीजिए, हम उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे दोस्त की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन वह गार्ड तुरंत इस बात को ना कर देते हैं और कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास को किसी भी शुक्रिया की जरूरत नहीं है। वह कोई भी काम अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं, वह सिर्फ दूसरों की मदद के लिए ये काम करते हैं, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर जाए। उसे गार्ड की बात को सुनकर अब मयंक, शिवाय और ओम के मन में उसके बॉस से मिलने की उत्सुकता बढ़ने लगती है। इससे पहले कि वह और कुछ कहते वह गार्ड वहां से चले जाते हैं और वह सब उन्हें जाता हुआ बस देखते रह जाते हैं। फिर यह सब भी रेहान को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंच जाते हैं। एपिसोड 14। रेहान हॉस्पिटल में। अस्पताल में पहले ही पूरी तैयारी कर ली गई थी, क्योंकि यह हॉस्पिटल रेहान का ही था, जिसके वजह से उन्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। वह सीधा रेहान को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। रेहान के पूरे शरीर में बड़े बड़े से कट के निशान थे और खून भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब जल्दी जल्दी सारे डॉक्टर अपना काम करने लगते हैं। इधर ओटी के बाहर ओम, शिवाय, मयंक और बग्गा बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वह सब एक जगह बैठ ही नहीं पा रहे थे, वह इधर उधर घूम जा रहे थे। इधर काफी टाइम हो गया था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर इतनी देर क्यों लग रहा है। लगभग 5 घंटे हो चुके थे पर अभी भी डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। तभी वहां भागते हुए ऋषभ भी आ जाता है। वह बहुत घबराया हुआ था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर इस तरह कोई देख ले तो वालों की उसे कितना मारा गया है, लेकिन वह किसी मार के वजह से नहीं बल्कि अपने भाई जैसे दोस्त के लिए आंसू बहा रहा था। वह आकर सीधा ओम के गले लग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है कि मेरी वजह से भाई को ये सब हुआ, मुझे मर जाने देना चाहिए था, भाई को वहां नहीं जाना चाहिए था। अगर आज भाई को कुछ हो गया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। उसका इस तरह से रोना देखकर ओम, शिवाय और मयंक की आंखों में भी आंसू आ जाता है और वह सब ऋषभ को चुप करने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वह कैसे ऋषभ को चुप, कारण इससे पहले ऐसी सिचुएशन उनके सामने कभी नहीं आई थी। आज वह खुद भी बहुत दुखी थे पर वह कुछ नहीं कर सकते थे शिवाय इंतजार करने का। तभी 1 घंटा और भी जाने के बाद औरती की लाइट बंद होती है और रूम का दरवाजा खुलता है। वहां एक साथ कई सारे डॉक्टर बाहर निकलते हैं। डॉक्टर को देखकर वह सभी जल्दी से उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि अब रेहान कैसा है। तभी वह डॉक्टर अपने मुंह से मास्क को हटाते हुए एक लंबी सांस खींचकर कहता है, इट्स सो मिरेकल। रेहान सर को एक पावरफुल ड्रग दिया गया था जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि मैच कुछ ही मिनट में वह पूरे शरीर में फैल जाता है और शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इंसान 1 घंटे के अंदर ही मौत के आगोश में चला जाता है।
डॉक्टर की बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं, उन सभी की आंखें बड़ी हो जाती है और मुंह खुल जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि रेहान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उसे किसी ने ऐसा जहर दे दिया और उसे पता भी ना चला, जबकि वह दूर से भी सुनकर पता कर लेता था। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मयंक घबराते हुए कहता है, तो डॉक्टर अब क्या इस जहर का कोई एंटीडोट नहीं है? इस जहर को कैसे काम किया जा सकता है? क्या अब रेहान ठीक है? डॉक्टर मयंक की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं, जिसे देखकर मयंक की भाव है तन जाती है। उसका मन करता है कि वह डॉक्टर को जान से मार दे, क्योंकि उसके दोस्त की हालत इतनी बुरी है और इस डॉक्टर के होठों पर मुस्कान कैसे आ सकती है। अभी मयंक अपने गुस्से से फटने ही वाला था कि डॉक्टर ने तुरंत कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर ओम का तो गुस्सा फूट ही पड़ा और उसने चिल्लाकर कहा, हमारा दोस्त मार रहा है, उसे जहर दिया गया है और तू डॉक्टर कह रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए वह डॉक्टर के कॉलर को पकड़कर उसे ऊपर टांग देता है। डॉक्टर की तो सिटी पिट्टी गुल हो जाती है, उसकी सांस तो हलक में ही अटक जाती है। वह हकलाते हुए कहता है, मयंक सर मेरी बात तो सुनिए, उन्हें पहले से ही एंटीडोट दे दिया गया है। इतना सुनते ही मयंक डॉक्टर को छोड़ देता है। डॉक्टर धर्म से जमीन पर गिर जाता है और वह जैसे तैसे करके खड़ा होता है। कुछ ही देर में उसने नरक के दर्शन कर लिए थे। अब उसकी हिम्मत आगे बोलने की नहीं हो रही थी, वह बिल्कुल गूंगा बन जाता है। तभी मयंक घर कर दूसरे डॉक्टर की तरफ देखा है। तब वह डॉक्टर जल्दी से तोते की तरह बोलने लगता है कि करुण के शरीर में काफी चोट आई हुई थी, जिसे हमने स्ट्रेच कर दिया है और उनका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था। इत्तेफाक से हमारे हॉस्पिटल में उनका ब्लड ग्रुप मौजूद था, इसलिए हमने उन्हें ब्लड भी चढ़ा दिया है। और रही बात उनके शरीर में पहले जहर की, तो यहाँ आने से पहले ही उन्हें वह एंटीडोट दे दिया गया था। अगर वक्त पर उन्हें वह एंटीडोट ना दिया गया होता तो शायद आज मिस्टर रेहान जीवित न बचते, क्योंकि वह जहर काफी पावरफुल था। और जितनी देर तक में रेहान सर यहाँ पहुँचे तब तक में तो वह अपना असर कर चुका होता। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स, उसमें कोई भी असर नहीं हुआ है और वह बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन हमें ये जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो रहा है कि जो जहर इन्हें दिया गया था वह यहाँ सभी देशों में बंद है और यह बाहर से कहीं से मंगाया गया है। और अगर यह जहर इन देशों में बंद है तो इनका एंटीडोट तो यहाँ मिलना इम्पॉसिबल है। लेकिन जो एंटीडोट इन्हें दिया गया है वह काफी ज्यादा रेयर है। ऐसा एंटीडोट ढूंढने पर भी पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह एंटीडोट कभी मार्केट में आया ही नहीं, ना ही हमारे देश में और ना ही किसी देश में। तो जाहिर सी बात है इस एंटीडोट को पर्सनली ही किसी ने बनाया है और उसने इसे कभी किसी को बेचा नहीं है। और इस एंटीडोट की खासियत यह है कि यह हर तरीके के जहर पर काम करता है। इसकी एक बूंद भी अमृत के समान है। ये बड़े से बड़ा जहर भी महत्वपूर्ण फलों में खत्म कर देता है, पर यह उनके पास आया कैसे, ये तो आप ही लोग जान सकते हैं। और अगर आपको कुछ पता है तो इसके बारे में हमें जरूर बताएं, क्योंकि यह हमारे देश के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। हम इस पर रिसर्च करके इसे और भी ज्यादा मात्रा में तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर उन सभी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वह लोग जब तक रेहान के पास पहुंचे थे तब तक तो रेहान बेहोश हो चुका था। तो क्या यह एंटीडोट क्वीन के आदमियों ने उसे पिलाया था? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब बस वह रेहान के उठने का इंतजार कर सकते थे, क्योंकि इसके बारे में अब रेहान ही उन्हें बता सकता था। वह डॉक्टर से पूछते हैं कि रेहान को होश कब आएगा।
डॉक्टर ने कहा कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। इतना कहकर सभी डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वैसे भी कौन मौत के मुंह में खड़ा रहना चाहता है, पर डॉक्टर की बात अभी भी उन चारों के दिमाग में खटक रही थी कि जो एंटीडोट पूरी दुनिया में कहीं उपलब्ध ही नहीं है, वह किसी के पास कैसे आ सकता है। उनकी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब वह सभी बाहर से ही रेहान को देखते हैं। तभी मयंक शिवाय और ओम से कहता है कि तुम दोनों घर चले जाओ, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। और ऋषभ को देखकर भी कहता है कि ऋषभ तुम भी घर चले जाओ, पर ऋषभ वहाँ से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं था। उसकी जीत को देखकर मयंक उसे यहाँ रुकने को कह देता है और ओम और शिवाय को जबरदस्ती वहाँ से भेज देता है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या रेहान को कुछ भी याद होगा या सब कुछ भूल गया होगा? और क्या रेहान जान पाएगा कि वह लड़की कौन थी और वह एंटीडोट उसे लड़की के पास कैसे आया था? इसे जानने के लिए आगे स्टोरी को जरूर सुनिए और आगे पढ़ने से पहले हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एपिसोड 15, किया की बेचैनी। किया जैसे ही अपने बिल्ला पहुंचती है तो वह देखी है हाल में सोफे पर बैठी लिया उसका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि लिया इसकी सेक्रेटरी तो थी ही, पर किया लिया को अपनी बहन के समान ही मानती थी। इंडिया का इस दुनिया में कोई नहीं था, जिस वजह से किया उसे हमेशा अपने साथ ही रखती थी। इससे किया भी अकेली नहीं रहती थी और लिया हमेशा किया का एक छोटी बहन की तरह ख्याल रखती थी। उसके खाने पीने से लेकर उसके हर काम लिया ही किया करती थी और आज भी लिया उसका खाने के लिए इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा किया के साथ ही खाना खाया करती थी और अगर कभी किया ना खाए तो वह भी उसे दिन खाना नहीं खाती थी। इन दोनों में काफी ज्यादा प्रेम था। जैसे ही किया की नजर लिया पर पड़ती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। उसने कितनी बार लिया को समझाया है कि उसके देर से आने पर या ना आने पर वह खाना खा लिया करे, क्योंकि उसे बहुत काम रहता है और अगर वह समय पर खाएगी नहीं तो अपने काम कैसे करेगी। लिया जैसे ही अपने सामने किया को खड़ी दिखती है तो वह चौंक कर उठ जाती है और कहती है कि किया तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। पर किया की आंखों को देखकर उसे थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि किया उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घर रही थी। रिया हकलाते हुए कहती है वह मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करने लगी। तभी लिया उसे अपने डरावने आवाज में रहती है और इंतजार करते करते रात के 2 बजे बज गए। नालिया सुनकर डर जाती है और कहती है नहीं नहीं, वह ऐसी बात नहीं है। किया तो कैसी बात है, जरा मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। अब तो लिया की बोलता ही बंद हो जाती है और वह अपनी नजरें झुकाकर खड़ी हो जाती है। फिर किया उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है और उसे प्यार से समझता है कि तुम इस तरह मेरा इंतजार ना किया करो, मुझे अक्सर देर हो जाया करती है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाए, इसलिए तुम खाना खा लिया करो। लिया हाँ मैं अपना सर हिला देती है, लेकिन किया को अच्छे से पता था कि यह लिया का रोज का काम था। वह हाँ तो कर देती थी, पर उसकी यह बात कभी नहीं मानती थी। किया अपना कर नामे हिला देती है और कहती है ठीक है, खाना तैयार करो, मैं चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर वह अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। रूम में जाकर पहले अपना सामान एक साइड रखकर मुंह हाथ धुलती है और अपने कपड़े चेंज करती है। फिर वह लिया के पास आ जाती है। दोनों बैठकर अपना खाना खाते हैं। तभी लिया पूछती है कि आप शाम को कहाँ चली गई थी? मैं आपका फोन काफी बार ट्राई कर रही थी पर फोन नहीं लग रहा था, मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी।
रिया की बात सुनते ही किया को आज शाम की सारी बातें याद आ जाती है और जैसे ही उसे रेहान की याद आती है उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। किया को समझ नहीं आता है कि उसके ख्याल भर से उसके दिल में ये कैसी हलचल मच जाती है। वह अपने सर को झटकती है और खाना फिनिश करने लगती है। दोनों खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। किया रूम में पहुंचकर जैसे ही अपने बेड पर लेटी है और अपनी आंखों को बंद करती है, फिर से उसकी आंखों के सामने रेहान का चेहरा घूमने लगता है। वह अपने दिमाग पर काफी जोर देने लगती है। उसे लगता है जैसे कि यह चेहरा उसने कहीं ना कहीं देखा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चेहरा उसने कहाँ देखा है। सबसे बड़ी बात तो उसकी वह बुरी आंखें जो उसे बिल्कुल अनजानी नहीं लग रही थी, उसमें पता नहीं कैसा अपनापन सा महसूस हो रहा था जो उसकी समझ के पार था। वह अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है और एक बार फिर से अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगती है। उसका माइंड काफी शार्प था। वह कभी भी कोई चीज देख लेती थी तो उसे हमेशा याद रहती थी, पर इस वक्त उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसी कसमों काम किया कि आंखें लग जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें लगती है वह रोज की तरह अपने अगले जन्म का सपना देखने लगती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार का सपना नहीं था, बल्कि इस बार का सपना उसे सपने से बिल्कुल अलग था। वह देखी है कि जब उसे रजत और तारा ने मार दिया था तो उसके बाद उन लोगों ने उसके ऊपर एसिड भी डाला था, जिससे उसका आधा से ज्यादा चेहरा झुलस चुका था। बस उसके चेहरे का एक छोटा सा भाग ही बचा था। अभी वहां पर भागते हुए एक लड़का आता है। उसके शरीर पर काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी और वह जल्दी से किया सर अपनी गोद में रखकर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज में काफी दर्द झलक रहा था। वह बार बार एक ही शब्द दोहराए जा रहा था, मुझे माफ कर दो एंजल, मुझे माफ कर दो एंजल, मैं पहुंचने में देर कर दी तो मैं से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। वह बार बार पागलों की तरह इसी तरह चिल्लाए जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। एक पल के लिए किया का शरीर अगर कोई देख भी ले तो डर और जिनके मारे बेहोश हो जाए, पर उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह उसके ऐसे जले हुए शरीर को लेकर अपने गले से चिपकाए जोर जोर से रो रहा था और उसके माथे पर अपने होठों से किस कर रहा था। अगर ऐसा करते उसे देख ले तो कोई भी आम इंसान उल्टी कर बैठे, पर उसे तो किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। ये सपना देखते हुए किया के आंखों से सपने में ही आंसू बहने लगते हैं। किया उसे इंसान के दर्द को खुद में महसूस करने लगती है, पर उसे अभी भी समझ नहीं आता कि आखिर में यह इंसान कौन है। पर उसे उसके दिल में एक सुकून में मिलता है कि पूरी दुनिया में उसकी मौत पर रोने वाला कोई नहीं है, पर यह इकलौता इंसान ऐसा है जो टूटकर रो रहा है, जिसे देखकर सभी को रोना आ जाए। एक ऐसा इंसान जो किसी के सामने ना झुका हो। वह आज इस तरह से बेबस होकर रो रहा था। उसकी बेबसी देखकर ही पता चल रही थी। एक ही झटके पर किया चौंक कर उठ बैठी है। उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। वह बिल्कुल घबराई हुई थी। उसका दिल काफी बेचैन हो रहा था, लेकिन आज के सपने के बाद उसे इतना तो यकीन हो गया कि इस आदमी का उसके पिछले जन्म से कुछ ना कुछ तो नाता जरूर है। और यह भी समझ में आ गया कि यह आदमी उसका कोई अपना ही है, पर वह कौन है अभी तक उसके यहाँ समझ में नहीं आया था। लेकिन वह इतना जरूर जान गई थी कि वह आदमी इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि इतना ज्यादा वह इंसान फूटकर रो सकता है जिसका दिल टुकड़ों में बिखर गया हो।
किया ने सपने में उसे आदमी का पूरा चेहरा अच्छे से देखा था जो बिल्कुल इस आदमी से मिल रहा था, और वही भूरी आंखें जिसे देखकर उसमें अनखे जज्बात झलकते हुए नजर आते थे। किया ने आगे सोच लिया था कि वह इस इंसान के बारे में जानकारी निकलेगी, यह कौन है और उसका इसके साथ क्या रिश्ता है, उसे ये सब कुछ जानना था। उसके दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वह बिस्तर से उठकर सीधा बालकनी में आ जाती है और बालकनी में लगे सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों के सामने अभी भी रेहान का खून से लटपट चेहरा दिख रहा था। पता नहीं क्यों इस तरह से उसे देखकर किया के दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था, एक ऐसा दर्द इसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, आगे स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।